साथियों नमस्कार। आइए जुड़ते हैं अपनी एलडीसी के एग्जाम के लिए। हमारा जो पहला मॉक टेस्ट आपने देखा, उसके सॉल्यूशन के ऊपर आप सीधा सीधा एक काम यहाँ कर सकते हैं कि जो सवाल आपका गलत हुआ है, सीधा वीडियो को उस जगह तक लेके जाएं और ओनली वो आप आंसर उसके डिस्कशंस देखें। देखिए जी, आपका पहला सवाल था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमिनर। सी हार्डली गिव्स मी। ध्यान रखिए, हार्डली जहाँ आ रहा है, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, स्केर्सली, पेयरली, सेल्डम, ये सारे नेगेटिव अर्थ देते हैं, ठीक नॉट के जैसे। और यदि ये नॉट के जैसे देते हैं तो इसके अंदर हम फर्स्ट प्राथमिकता देते हैं किसको? एनी को। तो यहाँ आपका सही जवाब रहा एनी। ओके साथियों, फिर अपन देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल था आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। व्हाई डोंट यू गिव हिम, ये आगे पीछे होना चाहिए था, व्हाई डोंट यू गिव हिम, तुम उसको क्यों नहीं दे देते हो? अब देखिए, व्हाई डोंट से जो क्वेश्चन बनता है उसके अंदर सवाल होने के बजाय सुझाव होता है। तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते? तो अगले से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि एक सजेशन दिया जा रहा है कि तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए। और चाहिए वाला जो सजेशन है, ठीक है, ये जो है आपके डिटरमिनर्स के अंदर से आपको पता है सम को प्रीफर करता है। तो व्हाई डोंट से यदि क्वेश्चन बन रहा है तो ध्यान रखिएगा सजेशन का मूड है, और सजेशन चाहे शुड से रहे या व्हाई डोंट से रहे, वो प्रेफरेंस किसको लेगा जी? सम को लेगा। तीसरा सवाल था आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रेपोजिशन। शी रोट द लेटर ब्लैंक पेंसिल। तो सही जवाब होगा इसका इन। हो सकता है बहुत सौ ने इसमें विद किया होगा, तो मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं कि देखो, यदि पेन होता है यहाँ, तो पेन को एक टूल की तरह यूज लिया जाता है, पेन के लिए लगता है विद। लेकिन यदि यहाँ है पेंसिल या फिर इंक, इंक का भी प्रयोग किया जाए तो पेंसिल और इंक के लिए प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। गलत होने के बाद आप सही जो है उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। विल हैव फिनिश्ड फ्यूचर परफेक्ट है। बाई प्लस टाइम, टेंस में यदि पूछा जाए तो बाई प्लस टाइम हेल्प करता है फ्यूचर परफेक्ट बताने के लिए। और प्रेपोजिशन पूछा जाए तो फ्यूचर परफेक्ट बताएगा कि जो टाइम आ रहा है उसके साथ प्रयोग होगा बाई का। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, अगेन प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था आपका पांचवा। वी शुड नॉट डिस्टर्ब समवन व्हाइल ही इज। जब वह होता है, जब कोई बंदा काम पर होता है तो वह एक्टिव होता है, ऑन ड्यूटी, ऑन वर्क। ठीक है, तो इसके लिए ड्यूटी पर होने के लिए, वर्क पर होने के लिए, एक्टिव पोजीशन बताने के लिए प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग। अगेन आपका प्रेपोजिशन का सवाल था, जिसमें आपने लिखना था, शी रोट समथिंग, ने लिखा पीस ऑफ पेपर। देखो, पिछला था पेंसिल से लिखा, और अब ये कह रहा है पीस ऑफ पेपर पर लिखा। तो किसी सरफेस के ऊपर लिखने के लिए आपको पता है कि आप किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग। सही जवाब था इसमें ऑन। फटाक से बिना फॉर्मेलिटी अपन चलते चलते हैं, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखो, इंग्लिश ट्रांसलेशन की जहां बात आ जाए, चाहे इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, अपने वीडियो लेक्चर्स जो पॉइंट्स के टॉपिक्स के आपने रहे, उनमें एक प्राथमिक जो बात देखी थी, मैं सीधा आपको उस पर लेके चलता हूं। यदि इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछी जानी है तो सबसे पहला काम ये एक देख लेना, अमूमन अमूमन आपका 80 टू 90% सॉल्यूशन सिर्फ यही हो जाएगा कि हिंदी वाक्य के अंत वाली जो वर्ब है उसको देख लीजिए। ठीक है, तो सकना मतलब मॉडल कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सकना कैन लगता है, कोई भी मॉडल फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म वाले ऑप्शन देखो पहले तो। यू कैन सिंग हो सकता है, कैन यू सिंग, देखो इसमें भी कैन प्लस फर्स्ट, अभी मैं खाली कैन देख रहा हूं, कैन प्लस फर्स्ट हो सकता है, और कैन प्लस फर्स्ट इस हिसाब से तो सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं। सवाल है प्रश्नवाचक, और क्या यदि शुरू में आ जाता है तो ऑक्सिलरी शुरू में आ जाती है, डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लगता है। प्रश्न यदि क्या बीच में होता है, वह क्या कर रहा है, ये सवाल बनाने में आपको डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या वह काम कर रहा है, यहाँ व्हाट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो ऑक्सिलरी है, वो हेल्पिंग वर्ब जो है उसको पहले ले आओ। तो इसमें आपकी ऑक्सिलरी का काम करा था मॉडल। चारों में देख लो, मॉडल फर्स्ट शुरुआत में किस में है, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया है, तीन हो सकते हैं। ओके, अब साहब शुरुआत में आया तो अपन अगली बात, बहुत छोटी छोटी बातें देख रहे हैं अभी, प्रश्नवाचक होगी।
बिल्कुल ठीक। तो देखो ये प्रश्नवाचक नहीं है। एन तो शुरू में दे रहा है तो ये भी एरर पॉइंट है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 में से कोई सा एक। अब आते हैं पूरा वाक्य देखना होगा। कैन यू सिंग अ सॉन्ग ऑन मी या फिर फॉर मी? वाक्य था मेरे लिए। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज लिए के लिए प्रेपोजिशन फॉर लेता है, न कि मेरे पर कोई गाना गाना या मेरे लिए गाना गाना। मुझ पर गाना गाना यानी मेरे ऊपर कोई सॉन्ग लिखा जाए वो आप गाओ, या फिर मेरे लिए के लिए फॉर और फॉर इन दोनों में से एक जगह आ रहा है यहाँ। तो सही जवाब हो गया आपका। ओके, उम्मीद है आप सही जवाब को सिर्फ टिक करने के बजाय उसके आंसर्स को समझेंगे। अगेन देखते हैं जी पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में टॉपिक प्रेपोजिशन सॉरी वो पैसिव वॉइस जो था उसकी बेसिक बातों पे लेके चलेंगे आपको। द प्रिंसिपल इज गोइंग टू डिक्लेयर, ये एक ही बात पैसिव में सही ले जाएगी आपको। इज प्लस गोइंग टू के साथ फर्स्ट फॉर्म वाला जो नियम था आपका, लास्ट जो 6 पॉइंट देखे थे आपने उसमें 6वें में सिर्फ एक बात देख लेना कि पीछे जो है ज्यों का त्यों रहेगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यदि एक्टिव में होता है वर्ब के ऊपर, खाली एक बात ये पैसिव वॉइस का वाक्य आपका सही करा देगी। ओनली एक बात। तो आपको पैसिव में खाली इतना सा देखना है, टू के साथ बी और फिर थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। उम्मीद है जिन्होंने टॉपिक से संबंधित वाक्य वो जो हम सेशन था ट्यूटोरियल सेशन लर्निंग सेशन उसके इस 6वें पॉइंट पर आप बिल्कुल स्टिक कर रहे हैं। अब सीधा-सीधा देख लीजिए, टू बी डिक्लेयर्ड हो सकता है, टू डिक्लेयर नहीं हो सकता, टू बी डिक्लेयर्ड हो सकता है और टू डिक्लेयर नहीं हो सकता। खाली एक बात से 2 क्रॉस हो गए। अब आते हैं जी, प्रिंसिपल स्टार्टिंग में है एक्टिव में, हॉलिडे आगे है। अब पैसिव में हॉलिडे पहले और प्रिंसिपल आगे चला जाएगा, इसमें प्रिंसिपल शुरू में पढ़ा नहीं हो सकता, एकमात्र सोचने की ज़रूरत नहीं है, बना दो। अ हॉलिडे इज़ गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड। सर इसमें बाय द प्रिंसिपल तो वापस नहीं आया, कोई ज़रूरी नहीं है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बाद में आए, ठीक है? पैसिव वॉइस ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब की पैसिव फॉर्म अप्लाई कर दी और वर्ब की पैसिव फॉर्म है ये वाली। ओके? चलिए जी, आज के बाद बढ़ते हैं सीधा 9वें सवाल पर। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अगेन इंग्लिश ऐसा करने ही वाले थे, अबाउट टू या गोइंग टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, कोई करने ही ऐसा कोई काम करने ही वाला था, या तो अबाउट टू और जो काम हो रहा है उसके लिए फर्स्ट फॉर्म, और या फिर इस वाला के लिए गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब थे तो थे के लिए वाज और वर, ठीक है। अब वाजवर में आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर था, न्यायाधीश महोदय सिंगुलर था, तो भले ही हिंदी में थे था आपका वॉज लगे। तो ओनली ये एक जोड़ा आप पूरा कर, मतलब ये बनेगा वॉज गोइंग टू या अबाउट टू, फैसला देना, गिव डिसीजन। तो देखते हैं जी, वाज गिविंग गलत, गोइंग टू या अबाउट टू, वॉज अबाउट टू और फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, गेव गलत, वाज गोइंग टू गिव हो सकता है। 2 क्रॉस हो गए जी आपका, ये नहीं हो सकता, ए और सी नहीं हो सकता। अब आओ आप सीधा अगले पर। न्यायाधीश महोदय, ऑनरेबल जज, ओके। यहाँ देखो ऑनरेबल के आगे जज तो गायब ही हो गया। न्यायाधीश महोदय, तो न्यायाधीश जज तो आना ही आना है ना। तो ऑनरेबल जज वाज अबाउट टू गिव हिज डिसीजन, अपना फैसला देने ही वाले थे। डी इज द राइट आंसर। आ जाओ साथियों, उतरते हैं 10th के ऊपर। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। द टीचर आस्क्स मी इफ आई हैव लर्न्ड द लेसन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। अब ये हमें इनडायरेक्ट में लेके जाना है। द टीचर आस्क्स मी, आस्क्स प्रेजेंट है, अंदर टेंस चेंज नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ओके ओके, चेंज इनटू डायरेक्ट में चेंज करना है इसको, ठीक है। आई हैव, तो अब ये हैव जो है टेंस चेंज नहीं होना क्योंकि बाहर प्रेजेंट है। आ जाओ, ये तो होगा ही नहीं। देखो बस ये एक ही चीज आपको सही करवा देगी, ये प्रेजेंट है, पास्ट गलत, पास्ट गलत, पास्ट गलत, टेंस बस सही है जी। राइट आंसर इज
स्टार्टिंग पहली नॉलेज ही आपका वाक्य सही करा गई, आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेज़ेंट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट तो तीनों गलत है साहब, ओनली राइट आंसर। ओके, 11वें पे आ जाओ। माय फादर सेड, ठीक है? तो माय फादर टोल्ड, माय फादर फोरबेड, देखते हैं, आगे वाला वाक्य देखने के बाद पता चलेगा। सेड और नन ऑफ द अबव, तो तीनों में से अपने को चूज़ करना है। यू कैन नॉट गो एनीवेयर विदाउट माय परमिशन, आप कहीं भी नहीं जा सकते हो बिना मेरी परमिशन। तो माय फादर टोल्ड दैट यू का यू छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं होगा। यू चेंज होगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यदि यहाँ नहीं है, तो मेरे पिताजी ने कहा मैं ऑब्जेक्ट मानूँगा मी को, और मी के हिसाब से यू का चेंज बताओ क्या हो गया? आई। तो यू का यू छोड़ दिया, गलत। फिर आओ जी। आप कहीं नहीं जा सकते हो, तो इस बात के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को फॉरवर्ड में भी तो चेंज किया जा सकता है, फुल किया जा सकता है, कि उन्होंने मना किया। तो माय फादर सेकंड फॉर्म, फॉरवर्ड मना किया, सेकंड फॉर्म। इसको मुझे, किस बात के लिए? अब ये दोनों यहाँ कट करके सीधा यहाँ से जोड़ रहा है, तो सीधा यहाँ वर्ब से जुड़ेगा टू के साथ, फर्स्ट फॉर्म टू को सही है। एनीवेयर विदाउट माई का आपने हिज, फादर के लिए हिज बिल्कुल सही है, तो सही जवाब हो सकता है। आ जाओ यहाँ। सेड दैट आई ओके, ये है सही जा रहा है यहाँ तक तो। लेकिन ये देखो, कैन नॉट को यहाँ कैन नॉट छोड़ दिया, जबकि सेड बाहर पास्ट है, तो ये कुड नॉट होगा, पास्ट में जाएगा, कॉमन सी बात है। यहाँ पास्ट में नहीं गया है, इसलिए गलत। अब यदि फॉरवर्ड वाली बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो आपका हो सकता है गलत हो और आपने नन ऑफ द अबव कर दिया। कि पिताजी ने कहा नहीं जा सकते हो, तो इस बात में मनाही भी है, और मनाही के लिए हम सीधा फॉरवर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। द राइट आंसर इज बी। 12, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। पढ़े। योगिता सेड टू योगेश, सेड टू का टोल्ड बनना है, बन गया। एक्सक्लेम्ड, हाँ, अंदर वाव आ रहा है, एक्सक्लेम्ड भी सही है। एक्सक्लेम्ड, ओके, एक्सक्लेम्ड, इस हिसाब से सारे सही हुए। अब अंदर नॉर्मल बात नहीं कही जा रही है, ए गलत। वाओ एक्सक्लेमेशन की बात है, दिस इज एन अमेजिंग पिक्चर। तो योगिता एक्सक्लेम टू योगेश विद वंडर, आश्चर्य के साथ कहा, एक्सक्लेम के साथ विद वंडर बिल्कुल ठीक है। दैट दिस इज एन अमेजिंग पिक्चर, और इट वाज अ वेरी अमेजिंग पिक्चर हो सकता है, ठीक है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा हुआ है कि हम चेंज कर सकते हैं कैसा, जो एक्सक्लेमेटरी होता है उसको असर्टिव के अंदर जब चेंज करते हैं, तो ये वाओ कितनी सुंदर पिक्चर है, तो असर्टिव के अंदर सीधा हो गया कि बहुत सुंदर पिक्चर है। ओके, अब यहाँ पर पास्ट होना है, क्योंकि बाहर पास्ट था तो पास्ट किया हुआ है, पहला हो सकता है। अगला देखते हैं, योगिता एक्सक्लेम्ड दैट इट इज, वर्ब ज्यों की त्यों प्रेजेंट छोड़ दी, नहीं हो सकता, बाहर पास्ट है, अंदर पास्ट होगा। योगिता एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट हैड बीन, का तो कोई काम ही नहीं है साहब, हैड बीन तो तब होता जब यहाँ वॉज होता, यदि यहाँ वॉज होता तो वॉज को हैड बीन में चेंज करते। बहुत सिंपल तरीके से ट्यूटोरियल सेशन टॉपिक के देखे हुए, उम्मीद है ये बात आप बहुत अच्छे से पकड़े हुए हो, तो आप आसानी से इस बात को पकड़ पाएंगे। तो आपका सही जवाब आ गया जी, बी। चलिए, उसके बाद आ जाओ 13, चूज द करेक्ट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द असर्टिव सेंटेंस गिवन बिलो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। असर्टिव सेंटेंस जो नीचे दिया हुआ है, सी डेली कम्स लेट, वह हमेशा लेट आती है, सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो यानी वह टाइम पर नहीं आती है। ओके, कम्स का नेगेटिव हो गया डज नॉट कम, सी डज नॉट कम लेट, ये तो देखो अर्थ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ नेगेटिव तो बन रहा है कम्स का, डज नॉट कम, लेकिन ये तो कह रहा है वह डेली लेट आती है, और ये कह रहा है डेली लेट नहीं आती है, तो ये तो दोनों एक दूसरे की बातें अपोजिट हो गई। अर्थ बदलना यदि नहीं चाहिए, तो आप ये कहेंगे सी नेवर कम्स लेट, हो सकता है कि वह नहीं 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 डेली कम्स लेट, और ये कह रहा है नेवर कम्स लेट, नहीं हो सकता। सी डज नॉट एवर कम, वह कभी नहीं आती है ऑन टाइम, समय पर नहीं आती है, ये आपका बिल्कुल आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। शी डज नॉट एवर कम लेट, ये और ये तो एक ही चीज होगी, तो वह डेली लेट आती है, मतलब वह कभी टाइम पर नहीं आती है, ये आपका हो गया जी नेगेटिव से। पढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पर, आ जाइए। असर्टिव चूज करना है नीचे दिए गए सेंटेंसेज में से,
इस नेगेटिव से, शी डज नॉट लाइक टेलिंग लाइज, उसको झूठ बोलना पसंद नहीं है। अब सेम सेंस अप्लाई करना है, उसको झूठ बोलना पसंद नहीं है, मतलब उसको सच बोलना पसंद है, शी लाइक्स टेलिंग द ट्रुथ। अपोजिट सेंस देंगे तब जाके ये सेंस नहीं बदलेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन में हमें यही बात देखनी है कि सेंस नहीं बदलना चाहिए। शी लाइक्स टेलिंग द लाइज, फुल वही दूसरे वाले सवाल की बात हो गई। देखो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसमें वाक्य का सेंस चेंज हो रहा है। पहला वाक्य जो हमारा क्वेश्चन का है वो कह रहा है कि उसको झूठ बोलना पसंद नहीं है, और ये कह रहा है उसको झूठ बोलना पसंद है। अफर्मेटिव तो में तो आया है, लेकिन सेंस चेंज हो गया है इसलिए नहीं। शी लाइक्स टू टेल अस, ये कहाँ से आ गया भाई बिना ही मतलब। शी लाइक्स टू टेल अस बिल्कुल नहीं। एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं जोड़नी। 15 पर आ जाइए। चेंज फ्रॉम असर्टिव टू नेगेटिव। अरिहंत इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी इन आवर स्कूल। डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित भी ये बात है, और चेंजिंग फ्रॉम असर्टिव टू नेगेटिव से भी संबंधित ये बात है। ठीक है? क्या? कि अरिहंत सबसे बेस्ट प्लेयर है, मतलब कोई उतना अच्छा नहीं है जितना कि अरिहंत। एनी अदर प्लेयर ऑफ हॉकी इन आवर स्कूल इज, नहीं नेगेटिव नहीं बना, गलत। एनी अदर प्लेयर ऑफ हॉकी इन आवर स्कूल इज नॉट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नॉट के साथ जो प्रयोग होता है वो प्रीफर सो एज के साथ होता है। यहाँ एज दिया हुआ है ना? तो भी हम आगे बढ़ेंगे एक बार, और यदि नहीं है हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नॉट के साथ सो वाला, तो यहाँ जा सकते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकल एरर है। संभावित रूप से हम इसके सही आंसर तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं। एनी अदर प्लेयर ऑफ हॉकी इन आवर स्कूल इज नॉट, देखो ये आ गया, नहीं है। शो गुड, उतना अच्छा नहीं है एज अरिहंत, बिल्कुल हो सकता है। फिर अपन कहते हैं ऑल द प्लेयर्स ऑफ हॉकी। देखो डिग्री आपने ट्यूटोरियल सेशंस के पॉइंट्स में यदि देखी है, तो यहां देखना क्या गलती है। वाक्य तो ये भी सही हो सकता था, ऑल से भी बन सकता था, लेकिन ऑल द प्लेयर्स के अंदर खुद अरिहंत भी तो शामिल है, तो ये तो सेंस ही गड़बड़ हो गई। यदि यहां होता ऑल अदर प्लेयर, अब ये वाक्य सही हो सकता था कि सारे अन्य मिलकर भी उतने अच्छे नहीं हैं जितना कि अरिहंत। ऑल अदर आना जरूरी, जैसे इसमें एनी अदर, कोई भी दूसरा प्लेयर नहीं है उतना जितना कि अरिहंत। तो किसी दूसरे को ऐड करना है, क्योंकि यदि हमने ज्यों का त्यों ऑल कह दिया कि हमारे स्कूल के सारे प्लेयर्स उतने अच्छे नहीं है जितना कि अरिहंत, इसका मतलब आपने अरिहंत को स्कूल से आउट कर दिया कि हमारे स्कूल वाले तो कोई भी उतने अच्छे नहीं जितना अरिहंत है, जबकि अरिहंत इसी स्कूल के प्लेयर्स का एक पार्ट है। ओके, चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। व्हाई डोंट यू हेल्प योर फ्रेंड। अभी आपने डिटरमिनर में देखा था, व्हाई डोंट के साथ सजेशन दी जाती है ना? व्हाई डोंट यू हेल्प योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड की मदद क्यों नहीं कर देते हो? और सजेशन है तो आप इसको शुड में ले आओ कि तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। हो गया जी असर्टिव। देखो यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, बिल्कुल सही है। यू कैन हेल्प, बिल्कुल नहीं। यू हेल्प, बिल्कुल नहीं, एक मॉडल तो डालोगे। यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर का तो सवाल ही नहीं पैदा। ठीक है, तो ये ठीक वही सवाल जो भी आपने डिटरमिनर में देखा है। हर सवाल कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटरोगेटिव से असर्टिव में जाना है। कैन वी एवर ब्रेक योर ट्रस्ट। असर्टिव, असर्टिव, असर्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, ध्यान रखना। अफर्मेटिव नहीं पूछा है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य भी असर्टिव का हिस्सा है, और नेगेटिव, ये दोनों ही प्रकार के स्टेटमेंट्स जो होते हैं ये आते हैं असर्टिव में। अब यदि आप यहाँ इस अफर्मेटिव नेगेटिव के मामले में कंफ्यूज होते हो तो आपका गलत हो जाएगा। असर्टिव पूछा है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। तो कैन वी एवर ब्रेक योर ट्रस्ट, क्या हम कभी तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ सकते हैं? वी कैन नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट, हम कभी नहीं तोड़ सकते। वी कैन नॉट एवर ब्रेक योर ट्रस्ट, ये भी तो हो सकता है। वी कैन ब्रेक योर ट्रस्ट, अब इन दोनों में से छांटना है साहब। हाउ कैन वी, हाउ तो प्रश्नवाचक ही रह गया। वी कैन ये नकारात्मक हुआ नहीं। अब देखो इन दो में चूज करना है, ये दोनों में कहता हूं बिल्कुल नेगेटिव बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन नेगेटिव के अंदर यदि ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक तरफ नेवर से है और एक तरफ कैन नॉट एवर से है, कैन नेवर या कैन नॉट एवर, तो प्रेफरेंस के अंदर
नेगेटिव नॉट वाले को माना जाए। यदि ऐसी सिचुएशन आ गई तो। यदि इस वाक्य में कहीं और एरर होती, तो फिर आप इसके ऊपर ही जाते। आपका जो सवाल होता है, यहाँ इन दोनों आंसर्स के साथ इस अंतर को समझिएगा। मैं कह रहा हूँ दोनों सही हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन ये रहता है कि बेस्ट ऑफ द 4 इन चारों में सबसे अच्छा कौन से वाला है? तो यदि इन दोनों में देखें, तो इस बात को आप प्रेजेंट सिंपल में नेवर के प्रयोग के साथ समझ सकते हैं। देखना, ही नेवर कम्स हियर, वह यहाँ कभी नहीं आता है। एक तो ये है, और नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल का बनाते हो, तो वास्तव में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। देखो, ही डज़ नॉट एवर कम हियर, ठीक है? इन दोनों में आप अंतर समझो। डज़ नॉट नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन अफर्मेटिव में सीधा लगता है। तो इसका मतलब नेवर एडवर्ब सीधी यदि आ रही है, वाक्य को नेगेटिव तो बना रही है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट डालने से पहले वाक्य को पॉजिटिव ही रख रही है। तो यदि इन दोनों में से एक चूज़ करना पड़े, तो हमारा सही जवाब होगा बी, और यदि ये नहीं होता, तो हम नेवर के साथ जा सकते। ओके? आ जाइए फटाक से 18वें सवाल के ऊपर। चूज़ द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, इसका हिंदी देखना है। शुड हैव फिनिश्ड, शुड चाहिए, और शुड अकेला आता तो चाहिए होता, लेकिन शुड के साथ हैव प्लस थर्ड आ गया, तो चाहिए था। बस एक चीज़ देख लो, आपको सही जवाब मिल जाएगी। अकेला चाहिए गलत है। यदि होता शुड फिनिश, यदि होता शुड फिनिश, तब आपका शुड फिनिश के लिए लगता, शुड फिनिश होता तो ओनली हमें देखने की ज़रूरत पड़ती चाहिए, है ना? लेकिन ये है शुड हैव थर्ड, तो चाहिए था ढूँढ लो साहब कहाँ है? ये गलत, ये रहा, ये ओनली चाहिए। ये 2 हो सकते हैं, 2 तो पक्का गलत है। अब आ जाओ, सी उसे, ओके, अपना काम पूरा करना चाहिए था, शी शुड हैव फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, द वर्क ऑन टाइम। यहाँ अपना काम की कोई ज़िक्र नहीं हो रहा है। देखो यहाँ, अब दूसरी एरर द वर्क, कि उसको काम पूरा करना चाहिए था। उसे अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए था, उसे अपना काम पूरा करना चाहिए था। एक वर्क आ रहा है, क्या? ऑन टाइम का डिफरेंस आ रहा है। दूसरी एक एरर यहाँ और देखने को मिल सकती है, अपना काम। यहाँ पर यदि हर वर्क होता तो हम अपना काम को प्रेफ़र करते। लेकिन अब यहाँ हम देखें, तो हर वर्क अपना काम, तो दोनों में अपना काम है, इसकी तो एरर है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ बात ये है कि आर्टिकल "द" जो होता है, वो जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, माई, योर, ठीक है? आई हैव द पेन, मतलब आई हैव माई पेन, ठीक है? आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर चेक्ड द हैंड। यहाँ द हैंड का मतलब है माई हैंड। तो माई जो पजेसिव एडजेक्टिव जितने भी होते हैं आपके, माई, योर, आवर, हिज, हर, इनको द रिप्लेस करता है, तो वो बात यहाँ लागू हो रही है, क्योंकि दोनों जगह ही अपना के लिए हर अलग नहीं है। तो अब जो अगली बात हो गई, ऑन टाइम का यहाँ कोई ज़िक्र नहीं है, यहाँ समय पर ऑन टाइम का ज़िक्र है, तो सही जवाब हो गया आपका डी। ओके? फटाक से आ जाइए जी 19, 20 और 21 के जवाबों के ऊपर। शी शुड नॉट, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस शुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधी-सीधी ढूँढ लो मॉडल के साथ। राइज़ सही है, ठीक है? राइज़ राइज़ र र उदय होना, लेकिन यहाँ है प्रॉब्लम को उठाना। उस बिल्कुल नहीं, राइज़ फॉर्म तो फर्स्ट है, लेकिन इसका सेंस सेट नहीं हो रहा है। राइज़ इज़ ठीक है, ये सेकंड फॉर्म, ये, तो द राइट ऑफ आंसर इज़ शी शुड नॉट अराइज़ एनी प्रॉब्लम। उसे कोई प्रॉब्लम यहाँ खड़ी नहीं करनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं उठानी चाहिए। अराइज़ किसी प्रॉब्लम को उठाना, राइज़ सूर्योदय के लिए होना। फिर आ जाओ जी, इफ आई प्रेजेंट, इफ कंडीशन के साथ आई वुड सपोर्ट, सेकंड साइड आ रहा है, तो इफ की इमेजिनरी कंडीशन हो गई। इमेजिनरी कंडीशन में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, इफ के साथ एक ही लगना है, वर। वाजवर में से ओनली वर का प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो, ही, सी, दे, कोई भी हो, सबके साथ वर ही लगेगा। तो द राइट आंसर इज वर। इमेजिनरी कंडीशन ध्यान रखना, इफ के साथ आ रही है, सेकंड साइड जो होती है,
पास्ट फॉर्म वुड प्लस फर्स्ट आ रही है, ठीक है? इसकी यहाँ मैं इसको इससे ज़्यादा इसलिए नहीं तोड़ूँगा क्योंकि ट्यूटोरियल सेशंस के अंदर प्लस पर्सनल टॉपिक वाइज़ जो टेस्ट है उसको तो बहुत अच्छे से ऑपरेट किया हुआ है ना? वहाँ हम टाइम लगा कर के भी देख रहे हैं तो वो आपका टाइम यूटिलाइज़ हो रहा है और यहाँ 75 क्वेश्चंस में बहुत कम टाइम में अटेंड करने हैं इसलिए आप समझ पा रहे होंगे मैं सीधा इसको लेके जा रहा हूँ इफ की इमेजिनरी कंडीशन के, है ना? तो इस सीधे बात से आप समझ रहे हैं कि इफ की इमेजिनरी कंडीशन वाज़ वर लगना है, लेकिन यदि बी की फॉर्म पूछी जा रही है इस कंडीशन में ओनली वर। इससे ज़्यादा डिटेल देखनी है, सीधा-सीधा अपने उस पर आ जाइएगा, ट्यूटोरियल सेशंस में और या फिर इस टॉपिक पर्सनल के डिटेल में। चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंजंक्शन, इनमें से कौन-सा कंजंक्शन नहीं है और है? टू तो इन्फिनिटिव है साहब, कंजंक्शन नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन जो है कंजंक्शन का काम करते ही करते हैं और नो सूनर देन आता ही आता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो राइट आंसर हो गया बी। आ जाओ जी 22 पर। Choose the correct option for the underlined part of the sentence. She is not the girl which support. अब इसमें से क्या सवाल पूछे? आप सवाल में यही देख गए होंगे, चाहे स्पॉटिंग एरर में पूछ लें। वह वो लड़की नहीं है। लोग कह रहे हैं कि शायद हु होगा, बिल्कुल नहीं। यदि उस नाउन के साथ लग गया है ओनली या ओनली हु के ऊपर प्रभाव डालेगा और अब दोनों का सर्च करके यहाँ पर प्रयोग होगा दैट का। नाउन के साथ ओनली, ऑल, सेम, नथिंग ये जुड़ जाते हैं, है ना? ओनली, ओनली, सेम, ऑल, नथिंग ये शब्द जुड़ गए या फिर ये शब्दों के साथ डायरेक्ट पूछ लिया, ऑल के आगे खालिस्तान दे दिया, नथिंग के आगे दे दिया, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। द ओनली गर्ल व्हेन ना, द ओनली गर्ल हु, इसको बहुत सारों ने सही किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। द ओनली गर्ल हु, क्योंकि खाली गर्ल को देखा तो हु लगा दिया, गर्ल के साथ ओनली वाली इस बात को नहीं देखा, एक ही बात देखी, दोनों मिक्स करके दैट तक शायद ही कोई पहुंचे होंगे। राइट आंसर इज दिस वन। चलिए जी, सर्कुलर जो शब्द है इसके संलग्न नहीं होता, आवेदक नहीं होता है। हिंदी अर्थ में तो सीधा-सीधा होगा और इसके अंदर आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई हुई है ना, उसको बस जनरली देखते रहना रेगुलरली। कुछ देखते रहे, कुछ देखते रहे, बस इस हैबिट के साथ ये हिंदी, इंग्लिश वाले शब्दों का आप नॉलेज एक जगह कर सकते हो। चलो जी फिर देखते हैं डिस्पोज़ल। डिस्पोज़ल शब्द का क्या प्रयोग है? डिस्पोज़ल, डिस्पोज़ल, डिस्पोज़ल क्वेश्चन नंबर 24। 24 आप अंकित कर लीजिए अपने हिसाब से और फिर आ जाइए सीधे-सीधे डिस्पोज़ल का क्या मीनिंग बनता है? आपने क्या जवाब देखा है? चलिए, देखें? चलो जी, डिस्पोज़ल। तो देखो डिस्पोज़ल का जो सही जवाब निकल रहा है वो आपका क्या निकलेगा? डिस्पोज़ल, प्रष्टांकन नहीं, प्रेषण नहीं, निपटान। अब यहाँ एक-एक का यदि अपन देख लेते हैं तो देखो प्रेषण जो शब्द है ना? दिस वन, प्रेषण का बनता है कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के अंदर प्रत्येक का साथ-साथ में इसलिए देखते रहना कि एक के अंदर एक नहीं, आप 4 तैयार करो। तो प्रेषण के लिए आपका हो गया कंसाइनमेंट, फिर आ जाते हैं पृष्ठांकन। पृष्ठांकन के लिए आपका हो गया एंडोर्समेंट, ENDORSP, एंडोर्समेंट यानी पृष्ठांकन। फिर आता है आपका निपटान, डिस्पोजल, ये निपटान सीधा हो ही गया और उसके बाद अंतिम वन रह गया आपका ज्ञापन। ज्ञापन के लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम। ओके, तो एक के साथ आप सारे देख करके रखें। फिर आ जाओ जी नेक्स्ट वन, 25 के अंदर आ जाइए। आपको ढूंढना है रीइंबर्समेंट जो है इसका सही हिंदी अर्थ। रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट का सही जवाब होता है जी, का तो सीधे सीधे जवाबों पर ही बात करनी है, प्रतिपूर्ति। रीइंबर्समेंट, प्रतिपूर्ति। फिर बात कर लेते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति के लिए वर्ड काम में जो लिया जाता है ये है आपका कोरम, QUORU, कोरम यानी गण
पूर्ति। शर्त और नियम, कंडीशन एक वर्ड तो है ही है, लेकिन कंडीशन के अलावा यहाँ एक शब्द और काम में लिया जा सकता है। जनरली कंडीशन तो है ही है, कंडीशन नहीं हो तो कंडीशन के अलावा एक वर्ड इसके अंदर जो हम ले सकते हैं, स्टिपुलेशन, STIPULATION, स्टिपुलेशन। ये हमारी जो शब्दावली है, शब्दावली के अकॉर्डिंग स्टिपुलेशन वर्ड का मतलब भी होता है आपका शर्त और नियम। और इसके बाद में अंतिम बचता है आपका कार्यव्रत। तो कार्यव्रत के लिए मिनट्स शब्द जो है हमारा, मिनट्स, जनरली जो मिनट्स होता है ना आवर्स वाला, इस मिनट्स का मीनिंग भी आपका कार्यव्रत निकलता है। तो एक के साथ-साथ आप चारों देख लीजिएगा। इसी क्रम के अंदर अगला देखना है जी, कार्य सूची। देखो यहाँ हमने जो सीधा देखा था ना, इनमें एक चीज़ ये भी देखना, तो सीधा शब्द जो रहे उसको तो डेफिनिटली अवॉइड करना ही करना है, इतना ईज़ी रहता, तो ये अपने प्रशासनिक शब्दों की सूची के अंदर डाला नहीं जाता, ठीक है? तो कार्यसूची जो होती है इसका वर्ड, इंग्लिश वर्ड सीधा-सीधा निकलता है, ये आपका एजेंडा। एजेंडा यानी कार्य सूची। एजेंसी चीज़ होगी आपका, और मोमेंटम बिल्कुल नहीं। 27 में आ जाइए। अग्रेसिव का सिनोनिम, एंटोसिनो के अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी वाली बात जो है, उसके साथ भी आप थोड़ा अग्रेसिव होना, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है ना? तो इस नेगेटिव वर्ड के साथ यदि हम देखें, एंग्रीली, देखना अग्रेसिव एडजेक्टिव बन रहा है, एंग्रीली एडवर्ब बन रहा है, हो ही नहीं सकता। जेनरस उदार, ये तो बहुत पॉजिटिव बात होगी, नहीं हो सकता। एप्रिसिएबल, ये भी पॉजिटिव बात होगी, एप्रिसिएबल हो ही नहीं सकता। नेगेटिव है अग्रेसिव होना, तो क्वेरलसम होना बिल्कुल ठीक है ना? क्वेरलसम, एकदम क्वेरल करने की हालत में होना, अग्रेसिव आक्रामक होना, बिल्कुल दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। आ जाइए 28 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ अटेन? अटेन का हमें ढूंढना है जी सिनोनिम। ओके, अटेन का मीनिंग सबसे पहले पता हो जाना चाहिए। अटेन, प्राप्त करना, तो रिमेन रहना नहीं, अरेंज रहना, अरेंज व्यवस्था करना, कैन प्राप्त करना, रीचेबल, रीच के एबल बिल्कुल नहीं, ये वर्ब ओनली बन रही है, तो ओनली वर्ब कैन। रीचेबल एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो ये तो होगा ही नहीं कि वर्ब का उत्तर एडजेक्टिव। राइट आंसर इज ईश्वर। ओके, पढ़ते हैं जी असर्टिव से इंटेरोगेटिव की तरफ। इट इज हाई टाइम वी वेंट अब्रोड। इट इज हाई टाइम वी वेंट अब्रोड, बहुत समय हो गया है हमें अब्रोड गए हुए। ले जाना किस में है? इंटेरोगेटिव के अंदर। तो अपना चेक कीजिए कौन से के साथ आप सही पूर्ति का करेंगे। इजंट इट हाई टाइम वी लेफ्ट आवर कंट्री, सही दिशा के अंदर यही एक जा रहा है। अब देख लेते हैं, इजंट इट हाई टाइम वी वेंट अब्रोड, ये तो हो ही नहीं सकता, सेम ही बात होगी। क्या बहुत समय नहीं हो गया है अब्रोड गए? बहुत समय हो गया है, तो हम इसका इंटरोगेटिव में कहेंगे कि कंट्री छोड़े क्या हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं हो गया है? कह रहा है कि बिल्कुल, कंट्री छोड़े अब्रोड गए बहुत समय हो गया है। दोनों सेंस जो हैं ये अपोजिट करते हुए सही जवाब गए बी के ऊपर। आ जाइए 30। करेक्ट ऑप्शन फॉर इंटरोगेटिव टू असर्टिव, प्रश्नवाचक से असर्टिव में वापस वही बात है, अफर्मेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव भी हो सकता है नॉट वाला, दोनों में से कोई सा। हु कैन हेल्प मी पास दिस एग्जाम नाउ? अब मेरी कौन मदद कर सकता है इस एग्जाम को पास करने में? मतलब कोई नहीं कर सकता है। एवरीबडी कैन हेल्प बिल्कुल नहीं। अब कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। नो वन कैन हेल्प मी पास दिस एग्जाम नाउ हो सकता है। एनी वन कैन नॉट हेल्प मी पास दिस एग्जाम नाउ, देखना दोनों में समानता और डिफरेंस की बात करेंगे। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। कैन एनीवन प्रश्नवाचक ही बन रहा है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब हमें बेस्ट आउट ऑफ 4 में यदि एक के ऊपर जाना है, तो आप इन दोनों में अंतर देखिए।
कि आप किसके ऊपर जा सकते हैं? नो वन कैन हेल्प मी या एनीवन कैन नॉट? देखो दोनों की तरफ ही जाया जा सकता है। एनीवन प्लस कैन नॉट हेल्प मी। सवाल में दोनों आंसर हो सकते हैं। लेकिन प्रेफ़रेंस की यदि हम बात करें, दोनों में से पॉज़िटिव और नेगेटिव, यहाँ इस सवाल में अफ़र्मेटिव होना चाहिए था। अफ़र्मेटिव सेंस के अंदर हालाँकि बन तो दोनों ही नेगेटिव ही रहे हैं, नो वन से भी नेगेटिव बनता है, लेकिन वही नेवर वाली बात है जो आपने अभी देखी थी। उस हिसाब से देखें तो इस पर प्रेफ़र अपन कर सकते हैं, बाकी ये आंसर दोनों सही हो सकते हैं। इसके अलावा एक बार और देख लीजिए क्या कहीं और कोई मिस्टेक नहीं है ना? नो वन कैन हेल्प मी, कोई एनीवन कैन नॉट हेल्प पास दिस ए बिल्कुल साहब दोनों जवाब इसके हो सकते हैं, ठीक है? नेगेटिव ही बन रहे हैं दोनों तो अपन इस पर ज़्यादा डिस्कस और कोई एरर की बात कहीं नहीं है। नो वन ही एनीवन प्लस नॉट है, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ओके? आ जाइए 31 पर। मार्क द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सीधा हो गया। डज़ नॉट राइज सीधा नहीं करेंगे वरना तो अर्थ चेंज नहीं हुआ। हम ये नहीं कह सकते। ये देखो, ये तो बात गलत होगी पूर्णतः हमने तो यूनिवर्सल चैलेंज कर दिया है एक। तो हम कहेंगे सेट्स इन द वेस्ट तो ये नेगेटिव नहीं बना ना इसका, ये भी पॉजिटिव ही है। डज़ नॉट राइज के साथ फिर आप चेंज कर दो इधर में दूसरी, ये तो प्रश्नवाचक बन गया। द राइट आंसर इज सी, ओके? Choose the correct exclamatory form of the following sentence from the options given below. This is an interesting excuse of yours. अब इसका exclamatory बनाना है. What an interesting. What an interesting. What is your? What an interesting excuse of yours. Exclamatory. ठीक है? What a car. कैसी गजब कार है ना? Exclamation. What a dress. What an idea, sir जी. Exclamation. इसका मतलब ये आइडिया बहुत ग्रेट है. तो यही ठीक बात है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग एक्सक्यूज ऑफ योर्स. एक्सक्लेमेटरी हो गया व्हाट एन एक्सक्यूज ऑफ योर्स, बस टेस्टिंग साथ में डाला जा सकता है. व्हाट एन टेस्टिंग एक्सक्यूज, व्हाट एन एक्सक्यूज. व्हाट इज योर नहीं बन रहा है, ये तो अफर्मेटिव में जाएगा तब लेंगे अपन. वाओ तो साथ वापस है ही. द राइट आंसर. ओके, आ जाइए दी 33. चेंजिंग फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव. हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर द रोज इज. असर्टिव में ले जाना है मतलब वेरी में ले जाओ. द रोज इज अ ब्यूटीफुल, नो. द रोज इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, बिल्कुल ठीक है. द रोज इज क्वाइट, क्वाइट नहीं, इन दोनों का अंतर क्वाइट एनफ की तरफ से भाई ठीक ठाक सा है ना ना. कितना सुंदर है का मतलब बहुत सुंदर है. पी, ठीक है. फिर आता है जी फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव में. इफ ओनली आई वर अ मिलियनेयर. अच्छा सवाल है, यहाँ देखने वाले से सवाल ये बनेंगे, ठीक है. इफ ओनली आई वर अ मिलियनेयर, बस की काश यदि में ये होता. इसके एक्सक्लेमेटरी के अंदर इफ ओनली जो वर्ड है उसको आप सीधा सीधा आई विश के अंदर ले जा सकते हैं और आई विश में दोनों जा रहे हैं, ठीक है. ओके, ये भी है और ये भी है. ए आई विश आई वर, इन दोनों में जो अंतर है वो देख लीजिए. यहाँ याद रखने की चीज तो वही है, इफ ओनली एक्सक्लेमेशन देता है और इफ ओनली का आई विश, आई विश. अब इस आई विश के साथ कोई कंजंक्शन वगैरह नहीं लगाएंगे. आई विश दैट लगाते ही तो इसका मतलब हो गया मैं दुआ करता हूं, मैं कामना करता हूं. आई विश आई वर अ मिलियनेयर सीधा सीधा लगेगा. इफ ओनली को आई विश में चेंज कर दो और आई वर अ मिलियनेयर, आई वर अ मिलियनेयर. इनमें जो अंतर है वो देखना, यदि आपने कंजंक्शन दैट से इसको जोड़ दिया अलग, इसका मतलब अब यहाँ विश वर्ब का मतलब हो गया दुआ करना. आई विश मैं ऐसी कामना करता हूं कि, जबकि ये कह रहा है कि काश. बस काश शब्द का अर्थ देने के लिए इफ ओनली विल बी डायरेक्टली चेंज विद आई विश और सीधा बिना कंजंक्शन अगला वाक्य जुड़ना है. बी 35. यस. चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सरेंडर करना.
सरेंडर कर लेना। तो विन जीतना बिल्कुल हो सकता है। अरेस्ट गिरफ्तार करना, वो तो फ्री करना हो गया, नहीं हो सकता है। डिफेंडर बिल्कुल नहीं हो सकता है। सरेंडर वर्ब बन रही है और डिफेंडर सुरक्षा करने वाला नाउन बन गया, ये नहीं हो सकता। वही बात यहाँ है, नाउन बन रहा है। राइट आंसर इज ए। आर्टिकल, शी सेट मी ऑन लास्ट संडे। देखना, जनरली यदि आप देखो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो ऑर्डिनल्स होते हैं इनके साथ लगता है आर्टिकल द, सामान्यतः। ओके, लेकिन यहां आप बात कर रहे हैं लास्ट संडे, तो डे जब लग जाते हैं इसके साथ में, संडे, मंडे, इनके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आगे वाला वर्ड यहाँ प्रभावी कर रहा है, इस वजह से यहाँ ऑर्डिनल्स के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि यहाँ होता द लास्ट आंसर, इट वाज द लास्ट आंसर, ही वाज द लास्ट स्टूडेंट, अब स्टूडेंट वगैरह के साथ लग सकता है, ठीक है, स्पेसिफिक बनाने के लिए। लेकिन संडे है तो संडे में तो अपने आप में संडे क्लियर है, कोई स्पेसिफिक देने की जरूरत नहीं है, पिछला संडे एक ही था। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सारे थे तो द लास्ट स्टूडेंट हो सकता है, उस कंडीशन में लगेगा। इस वजह से यदि किसी का आर्टिकल द गलत हुआ है तो ध्यान रखना, संडे ने इसको नो आर्टिकल किया है। ओके, अगेन आर्टिकल, शी हैज वन आइड डॉग, सिंगुलर है, ए और एन लग सकते हैं और स्टार्टिंग व साउंड से है। ओ इंग्लिश वाले पे मत जाना, व कॉन्सोनेंट साउंड, वन आइड डॉग, व, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम लगाते हैं ए। ओके, 38 पे आ जाइए। Which one of the following suffixes can be added to the word below to form a new word? Require. प्रीफिक्स प्री लगता है, पहले लगता है, सफिक्स आगे लगता है। तो देखो, रिक्वायरेशन नहीं होता, रिक्वायरली नहीं होता, रिक्वायरिस नहीं हो सकता, रिक्वायरमेंट हो सकता। Fill in the blank with the correct option. Intelligence is a key blank of a leader. एक सबसे प्रमुख, यदि प्रमुख, सबसे प्रमुख, एक सबसे प्रमुख एक की, अब इसके आगे जो वर्ड आप जोड़ोगे कि कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट वर्ब बन गई, तो वर्ब तो हो नहीं सकती, ठीक है। कि एट्रीब्यूट, की सब्स्टिट्यूट और की ट्रिब्यूट, इन तीनों के अंदर तसल्ली से देखिए क्या कुछ हो सकता है, ठीक है? तीनों में अपन बात करें तो की एट्रीब्यूट सही दिशा की तरफ जा रहा है, सबसे प्रमुख गुण। ट्रिब्यूट भी वर्ब बन रही है, नहीं हो सकता। ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि अर्पित करना। फिर अपन बात करें, एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी, गुण, गुण। तो यहाँ एट्रीब्यूट कैन बी द राइट आंसर, सब्स्टिट्यूट भी नहीं बन रहा है, सब्स्टिट्यूट नहीं है वो उसका। तो द राइट आंसर इज, ओके, आ जाइए जी 40 के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। एवरी नोबल पर्सन वांट्स टू बी ए ब्लैंक ऑफ ह्यूमैनिटी। 40, ह्यूमैनिटी का प्रत्येक कोई नोबल पर्सन जो है वह बनना चाहता है क्या? डिवाइन एडजेक्टिव बनता है, ए यदि आ रहा है और आगे ऑफ आ रहा है, यानी नाउन की जगह खाली, तो एक क्या बनना चाहता है? एक देवीय? नहीं। एक देवता बनना चाहता है? नहीं। एक भक्त बनना चाहता है, हो सकता है। डेवोटेड एडजेक्टिव बनता है। समर्पित पर्सन यदि यहाँ होता, यदि आगे नाउन पहले से दिया रहता पर्सन, तब तो आपके पर्सन के साथ एडजेक्टिव लगता, डेवोटेड सही हो सकता था। अब इसका नाउन बनाना है, नाउन वर्ड होगा आपका। ह्यूमैनिटी का एक भक्त बनना चाहता है, अनुयायी बनना चाहता है। 41 पर आते हैं सीधे। गांधी टू जेल मेनी टाइम्स। देखो, गांधी ये पास्ट की बात है, ठीक है, पैसिव इसका वाक्य है। क्यों? गांधी खुद जेल नहीं भेजता था, गांधी को जेल भेजा जाता था, वॉज सेंटेंस्ड। ओके, fill in the blank with appropriate word from the options given below. Many a man died of noun form, hungry adjective है, starvation हो सकता है, appetite भूख, stardom से तो कोई नहीं मरता है, ठीक है। अब देखो साहब, appetite और starvation, died of appetite that time, starvation that time। देखो, appetite भी भूख नाउन फॉर्म ही बन रही है,
और स्टारवेशन भी भूख नाउन फॉर्म ही बन रही है। ये दोनों इसके सही जवाब हो सकते हैं। प्रेफ़रेंस भूख के लिए स्टारवेशन को लिया जाता है, डाइड ऑफ स्टारवेशन, ठीक है? भूख और स्टारवेशन में जो एक मेजर डिफरेंस की आप बात करते हो, एपेटाइट आपको एक वन टाइम की जो भूख लगती है, वन टाइम की भूख से कोई मरता नहीं। लेकिन एक लॉन्ग टाइम जैसे अकाल पड़ता है, तो उस टाइम लोग स्टारवेशन से पीड़ित होते हैं, एपेटाइट से पीड़ित नहीं होते। एपेटाइट आपको शाम हो गई और भूख लगने लगी, तो आपको स्टारवेशन फ़ील नहीं हो रही है, आपको एपेटाइट फ़ील, और वन टाइम जो फ़ील होती है, वो एपेटाइट होती है। इस दोनों से छोटे से डिफरेंस की वजह से हम यहाँ इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग मरे उस समय, इसका मतलब लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं। राइट आंसर इज स्टारवेशन। साक्षी आ जाए 43। यस, इसमें हमें करना है रीड द फॉलोइंग पैसेज। ओके, पैसेज पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग, इसलिए अपन सवाल के साथ देखेंगे, उसके बाद वापसी रीड करेंगे कहाँ से इस जगह अपने को है। दिस पैसेज टेल्स अस अबाउट, चलो इसके लिए पैसेज नेगेटिविटीज ऑफ आइसोलेशन, पॉजिटिविटीज ऑफ आवर लाइफ, आइसोलेशन एंड पीस, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अब पढ़ना पड़ेगा साहब, पढ़ने के बाद हम इसके सही जवाब पर होंगे। आइसोलेशन इज सेड टू बी डेंजरस फॉर अ ह्यूमन, एक इंसान के लिए आइसोलेशन बहुत डेंजरस माना जाता है। इट में कोज हिज सेक्लूजन, यह कारण बन सकता है उसके सेक्लूजन का। साइड में होकर के बिल्कुल अपन फास्ट एक रीड कर रहे हैं कि सेक्लूजन एकांतवाद का कारण बन जाता है फ्रॉम एवरीवन एंड एवरीथिंग, हर व्यक्ति और हर एक चीज़ से वह एकांत होने लगता है। बट समटाइम्स वी नीड इट, लेकिन कभी कभी साथियों हमको इस एकांत की भी ज़रूरत पड़ती है, इस आइसोलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। लॉन्ग रस ऑन आवर वर्क डिमांड्स a free and relaxing time which isolation provides at his best its best। आइसोलेशन ये रिलैक्सिंग टाइम हमको बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करता है, जो कि हमें आवश्यक होता है। इस वजह से काम के ऊपर एक जोरदार भागदौड़ की वजह, अ कंपनी ऑफ फ्रेंड्स कैन बी एन्जॉयबल बट अ कंपनी विद वन सेल्फ इज पीसफुल। दोस्तों के साथ जो कंपनी होती है वो तो क्या होती है, एन्जॉयबल होती है। पीसफुल अपन उसको सेकेंडरी बात कहेंगे, लेकिन पीसफुल जो है ना, वो तो अपने आप के साथ जो कंपनी है उसी को कहा गया है। एंड पीस इज अबाउट ऑल द जॉयज ऑफ लाइफ, और पीस जो है सारे जॉयज से ऊपर है, उनके सारे जॉय से ऊपर है शांति। हैव वी एवर हियर्ड, क्या हमने कभी सुना है एक सेंट को बीइंग डिस्टर्ब्ड, एक साधु सन्यासी को डिस्टर्ब होते हुए सुना है? ऑलमोस्ट नो, लगभग नहीं। बिकॉज ही हैज एबंडन, उसने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। एबंडन, लीव, एबंडन तो लेफ्ट हो गया। एवरी डिजायर ऑफ लाइफ विच कोज, वो डिजायर जो कारण बनती है डिस्टर्बेंस एंड डिससेटिस्फेक्शन का कारण बनती है। वन क्रिटिसाइजेज आइसोलेशन, कोई भी व्यक्ति आइसोलेशन को क्रिटिसाइज करता है, कि निंदा करता है, इग्नोरिंग द फैक्ट्स दैट, बातों को, फैक्ट्स को इग्नोर करते हुए कि वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, वंस अ मंथ, महीने में एक बार, वंस अ ईयर, एवरीवन वांट्स अ शॉर्ट ब्रेक टू स्पेंड द टाइम विद वन सेल्फ, अपने आप के लिए साथ बिताने के लिए हर व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए होता है ऐसा समय। वेदर एट होम, चाहे वो घर पर अकेला अपने आप के साथ समय बिताए या किसी पीसफुल प्लेस पर जाकर बिताए। देयर इज नो वन ऑन द अर्थ हु हैजंट टेस्टेड द पीस ऑफ आइसोलेशन, ऐसा कोई भी नहीं है पृथ्वी के ऊपर जिसने आइसोलेशन के टेस्ट को फील नहीं किया। इट इज नॉट डेंजरस, ये खतरनाक नहीं है, बट इट इज द बेस्ट थेरेपी टू डील विद द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इन तनाव और चिंताओं से डील करने की सबसे बेस्ट थेरेपी के रूप में इसको काम में लिया जाए। अब अपन पैसेज की बात करते हैं। मैंने फास्टली इसका अर्थ किया है, ताकि आप सीधे-सीधे एक बार फास्टली अर्थ तक पहुँचे। अब ये हमें पैसेज किसके, नेगेटिविटीज़ ऑफ आइसोलेशन, बिल्कुल बात नहीं करी साहब, कहीं बात नहीं की इसने नेगेटिविटी की, आइसोलेशन को अच्छा बता रहा है। आइसोलेशन एंड पीस, पॉजिटिविटीज़ ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन की पॉजिटिविटीज़ हो तो सकता है, लेकिन जीवन के बजाय आइसोलेशन पर बात करते हैं। हाँ, आइसोलेशन की भी है, पीस की भी है, ये ज़्यादा प्रेफर है इसके बजाय, ये भी नहीं। लेकिन बेस्ट की बात करें तो ये गलत हो गया। स्ट्रेस एंड एंग्जायटी, लास्ट में एक वर्ड आया था, इसकी बात नहीं हो रही है। बात हर जगह आइसोलेशन और पीस की हो रही है। द राइट आंसर इज, अब क्योंकि पैसेज पढ़ा हुआ है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर मेंटल पीस एंड रिलैक्सेशन, मेंटल पीस और रिलैक्सेशन के लिए कंपनी ऑफ फ्रेंड्स मेंटल पीस नहीं देता है, जॉय दे सकता है खाली। कंपनी विद फैमिली, नो। कंपनी विद वन सेल्फ, अपने आप के साथ, एक जो कंपनी अपने आप का साथ जो है वो है, हमें मेंटल पीस दे सकता है। हु इज नॉट डिस्टर्ब विद द वर्क एंग्जाइटीज, वर्क एंग्जाइटीज के साथ कौन पीड़ित नहीं है, जो समय को वेस्ट बताता है? नहीं, सेंट नहीं है साहब। फिर भी एक बार देख लीजिए, नो वन,
सेंट को क्या हमने कभी डिस्टर्ब होते हुए देखा है? और एक नो वन के साथ वाक्य आया था, इसको एक बार अपन देख लेते हैं 45 के लिए, है ना? हू हैज़न्ट टेस्टेड अ पीस ऑफ आइसोलेशन, हाँ, ये तो इसके लिए आया था। बिल्कुल ठीक है, तो सही जवाब इसका आपका वही हो गया, सेंट। फिर आ जाइए जी, 48 तक के जवाब थे, 46। हू हैज़ नॉट टेस्टेड द पीस ऑफ आइसोलेशन? नो वन, ये था। किसने टेस्ट नहीं किया है? तो ऐसा कोई नहीं है जिसने टेस्ट नहीं किया है। प्रत्येक ने किया है, यानी ऐसा कोई नहीं है जिसने टेस्ट नहीं किया है। वरी, चिंता, थेरेपी इलाज हो गया, क्रिटिसाइजेज वर्ब बन रही है, निंदा करता है, सेक्लूजन एकांतवास है ही, एकाकीपन और एंग्जाइटी चिंता। गिवन वन वर्ड फॉर एक्सप्लेन समथिंग विद अ नेगेटिव अप्रोच फ्रॉम द पैसेज। यस, चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, एक्सप्लेन समथिंग, क्रिटिसाइज करना, नेगेटिव अप्रोच के साथ, निंदा करना। राइट आंसर इज क्रिटिसाइजेज। एबंडंट, छोड़ दिया, नहीं हो सकता। एकांत, एकाकीपन, रश, भागदौड़, नेगेटिव अप्रोच के साथ किसी बात को एक्सप्लेन करना यानी उसकी निंदा करना। चलो जी, अब आते हैं इनके ऊपर। इन सवालों के लिए जितने भी आपके टेंडर वाले, नोटिस वाले, ये सवाल जो भी बन रहे हैं, इनके सवालों के लिए मैं आपको बहुत डैम श्योर होकर के एक बात कहता हूँ कि आप जो इसके बेसिक टेस्ट सीरीज में आपने टॉपिक वाला जो टेस्ट है वो और उसके एक्सप्लेनेशन देख लेना, उससे एक भी सवाल आउट नहीं जाना है, जितने भी मॉक टेस्ट में आप इनको देखेंगे। चलिए देखते हैं। एक फॉर्मल इन्विटेशन फॉर द सप्लाईज, सप्लायर्स के लिए एक फॉर्मल इन्विटेशन जो होता है कि वो सबमिट करें, अपनी कॉम्पिटिटिव बिड सबमिट करें, ठीक है, वो टेंडर भरें अपना, याद आ गया होगा क्या होता है, टेंडर के रूप में जाना जाता है। व्हाट इज द राइट ऑर्डर फॉर द ऑफिशियल लेटर राइटिंग फॉर द गिवन एस्पेक्ट्स? 5 एस्पेक्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सेंडर्स एड्रेस, 1 नंबर। इसके बाद क्या लिखी जाती है? डेट, डेट ऑफ लेटर राइटिंग, 4 नंबर। इसके बाद क्या लिखा जाता है आपका? इन दोनों में से इसके बाद डेट के बाद में सीधा वो आ गया, जो एड्रेस होता है सेंडर का, पोस्ट वोस्ट वो उसमें दी हुई नहीं है। वो नहीं दी हुई है तो आप आओ सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ है। फिर सीधा सैल्यूटेशन दे रहा है, जो दिए हुए एस्पेक्ट्स हैं उनमें से 3 नंबर सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन के बाद बॉडी आ जाती है, दिया हुआ नहीं है। बॉडी भी नहीं दिया हुआ है, सीधा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पर आ जाओ, बिल्कुल ठीक है। योर्स ओबीडिएंटली, वो जो शब्द होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, है ना? और लास्ट में सिग्नेचर 5। इसका राइट जो जोड़ा रहेगा 1 4 3 टू 5, देख लीजिए कहाँ है, 1 4 3 2 5। ओके, सब चीजें क्या होती है डिटेल आप देख करके आए हो वहां, इसलिए मैं यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इन अ बिजनेस लेटर द सैल्यूटेशन फॉर अ फर्म इज, एक बिजनेस लेटर के अंदर बहुत डिफरेंट इसमें यही बात होती है बिजनेस लेटर में। बिजनेस लेटर में जिसमें हम एक फर्म को सीधा लिख रहे हैं, फर्म का नाम मैसर्स के साथ लिखा जाता है, आपने देखा वहां, है ना? तो जब फर्म को लिख रहे हैं तो सैल्यूटेशन जो है डियर सर्स बनेगा, फर्म को प्लूरल मानते हुए बनाएंगे। द टोन ऑफ अ सर्कुलर, एक सर्कुलर की जो टोन होती है क्या होनी चाहिए? ऑथोरिटेटिव होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, पर्सनल होनी चाहिए। द टोन ऑफ, नहीं यार ये तो सारी हैं, पर्सन एक बार दोबारा पढ़ो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टोन ऑफ शुड नॉट बी, यस, ये गलती देखो बहुत जनरल हो सकती है, ये नॉट को पढ़ना जरूरी है, मैंने भी सीधा देखा तो ये होती है ऑथोरिटेटिव। सर्कुलर की जो भाषा होती है एकदम यूं ऑथोरिटेटिव होनी चाहिए, शासनिक होनी चाहिए, जैसे आप ऑथोरिटेटिव तरीके से कह रहे हो, अधिकारी के रूप में, है ना? ऑब्जेक्ट के ऊपर बात होती है सीधी, इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं होती है। पर्सनल बात तो होती नहीं है साहब इसमें, राजी खुशी वाली बातें नहीं होती, प्रोफेशनल होती है। तो ये नहीं होती है, इस वजह से ये सही हो गया। ये नहीं होती, ये होती, ये होती, ये होती। ओके, आ जाओ जी। करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, ओनली प्रशासन होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और प्रशासनिक, द राइट आंसर इज सी। ओके, प्रशिक्षण आपका ट्रेनिंग हो ही गया। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सी ब्लैंक बी टू मुंबई बिफोर ही केम हियर,
बिफोर के साथ पूछा जा रहा है। तो बिफोर के पहले हेड थर्ड वाला सीन यदि है तो जोड़ा आपको बता देगा इसके दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म। यदि यही होता आफ्टर, तो आफ्टर के दोनों साइड के जो जोड़े होते हैं, आफ्टर यानी बाद में, तो आफ्टर के बाद में हेड थर्ड, और सेकंड साइड इसमें पहले वाली बच गई तो इधर वर्ब की सेकंड। ये वाला फंडा याद होगा। तो बिफोर में हेड प्लस थर्ड ले आओ, यहाँ हेड और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। सही जवाब आपका हो गया। 55 पे आ जाएं फटाक से। करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द प्रैक्टिस, मोहन हार्डली, वापस वहीं आ गए हैं। हार्डली, वह मुश्किल ही बात करता है। हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, मोहन सिंगुलर, टॉक्स इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। ओके, आ जाओ। डोंट टॉक लाउडली, पहला वाक्य यदि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यदि यहां पूछा जाता, तो दूसरा कंटिन्यूअस में होता है इज स्लीपिंग। ओके, ट्यूटोरियल में बहुत डिटेल से आप इसमें देखे हो, हल्का सा मैं डिस्कस करके बढ़ रहा हूं ओनली यहां, ताकि वो याद आ जाए बस। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी हैड बेटर के साथ, यदि हैड सीधा होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता, लेकिन हैड बेटर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। ओके, यहाँ हैड देख करके हो सकता है बहुत सारे रीच्ड करें, लेकिन हैड नहीं है, हैड बेटर। अच्छा होता कि वह यहाँ से चला जाता। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ओके जी, समवन सा ए थीफ आउटसाइड आवर हाउस। तो पहला काम तो वहीं से देखो, सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 की पैसिव, वॉज वर्ब और थर्ड फॉर्म। शायद ये इतनी सी बात बहुत सी बार आपको जवाब तक पहुंचा देगी। पहले इतनी सी बात देख लो, वाज सीन हो रहा है, हैड बीन नहीं हो सकता, वाज सीन हो रहा है, इज सीन नहीं हो सकता। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए कि साहब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, या तो ये है या ये। अब आ जाओ, समवन गायब हो जाएगा, एथीफ स्टार्टिंग से लेते हैं, एथीफ दोनों में है। ओके, वाज सीन, ओके, बाई समबडी ये डाला जा रहा है, एक ही चेंजिंग है इन दोनों में, आउटसाइड योर होम, आउटसाइड योर। तो अननोन जो पर्सन होते हैं, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इनको वापस पीपल डायरेक्टली इनको नहीं लिखा जाता है। सीधा जवाब होगा एक थीफ देखा गया। ओके, करेक्ट पैसिव वॉइस अगेन, नो वन कैन बीट द सुप्रीम पावर। नो वन कैन बीट, कोई नहीं कर सकता है, बीट नहीं कर सकता है उस सर्वोच्च शक्ति को, परमात्मा को। कैन बीट मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, पैसिव सीधा देख लिए, कैन बी थर्ड फॉर्म। ओके, ये जोड़ा देख लो पहले तो कैन नॉट मतलब ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं कैन नो वन है ना, हो सकता है भाई, हो सकता हो सकता हो सकता, ये हो सकता है। इसको तो आप तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ ले आओ, क्रॉस करो जी। कैन नॉट बी बिटन हो सकता है, कैन बी बिटन हो सकता है। फिर अपन बात करो, इज नेवर नहीं हो सकता, कैन नॉट बीट नहीं हो सकता। पहले तरीके से हम देख रहे हैं तो दो हो सकते हैं। अब आ जाओ, देखो जब नो वन होता है सब्जेक्ट के रूप में, तो नो वन उसी एनीवन की तरह जो गायब होता है, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, जस्ट पिछले वाले वाक्य वाले जैसे। लेकिन नो वन का नॉट, ये एनीवन तो गायब होगा, लेकिन इसका जो नेगेटिव सेंस है ना, नॉट, खाली ये रहेगा, वाई के साथ नो वन नहीं होगा, इसका खाली नॉट रहना है। तो हम जिसको गलत कर रहे थे वास्तव में वह सही था। ओके, इनमें गलती खाली यही है कि देखो बाई नो वन पूरा रिपीट नहीं होगा। नो वन, अननोन पर्सन, समबडी, समवन, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, ये सारे गायब होंगे, लेकिन नो वन का नेगेटिव सेंस ओनली छोड़ करके चला जाएगा। तो द सुप्रीम पावर कैन नॉट बी बीटन। एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, ए न्यू पॉलिसी इज गोइंग टू, पहले भी ये आया था, बी और लॉन्च थर्ड फॉर्म। तो गोइंग टू के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म यदि पैसिव में है, तो एक्टिव में गोइंग टू के साथ सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ लो, पहला काम। इज गोइंग टू लॉन्च ढूंढो, कहाँ कहाँ है, इज लॉन्चिंग नहीं हो सकता, इज गोइंग टू लॉन्च हो सकता है, इज गोइंग टू लॉन्च हो सकता है, और आर, आर भी हो सकता है, इज आर एम, आर ये भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आओ अगली बात, ये तो क्रॉस ही कर दिया ना आपने। द न्यू बजट, बजट की कहाँ बात हो रही है,
इन द बजट ना 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 ना, ये तो फ्रेज ही अलग है, इन द बजट बिल्कुल नहीं। इसका देखो सब्जेक्ट सीधी सीधी आ जाओ, कोई ऐसा होगा जिसको यहाँ गायब किया हुआ, बाई देम लिखा हुआ नहीं है, बाई गवर्नमेंट लिखा हुआ नहीं है, बाई ऐसा पर्सन जिसको लाने की जरूरत नहीं है। द न्यू बजट नहीं हो सकता। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च अ न्यू बजट और दे आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू पॉलिसी इन द बजट। अ न्यू पॉलिसी, ओके। अब इन दोनों में देखो, ए न्यू पॉलिसी यदि आपके पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है और यहाँ आप कह रहे हो न्यू बजट, बजट नहीं हो रहा है साहब, एक नई पॉलिसी। दे का सर बाई देम तो नहीं बनाया, कोई जरूरत नहीं है, कॉमनली सबके लिए आ रहा है। दे उन लोगों ने किया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट को भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी हो सकता था, लेकिन नया बजट नहीं हो रहा है, पॉलिसी इन द बजट। द राइट आंसर इज डी। ओके, एक्टिव में चेंज करना है। आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म एक्टिव में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, पहले तो सेकंड फॉर्म ढूंढ लो। दिस वन, दिस वन, ये नहीं हो सकता। वोट बिहेव टोटली सरप्राइजेज नहीं हो सकता। ये दो क्रॉस हो गए ऑटोमेटिक ही। अब दो में से छांटने हैं साहब। आ जाओ, आई वॉज टोटली सरप्राइज एट हिज ऑड बिहेवियर, तो हिज ऑड बिहेवियर को पहले ले आओ, आई को आगे ले जाओ। ही सरप्राइज्ड मी विद हिज ऑड बिहेवियर, उसने मुझे अपने ए, ना ना, हिज ऑड बिहेवियर टोटली सरप्राइज्ड मी। देखो ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा कि उसने मुझे एड ऑड बिहेवियर से सरप्राइज कर दिया। यदि ये होता, यदि ये होता तो इसका पैसिव क्या बनता? आई वॉज टोटली सरप्राइज, टोटली वर्ड है क्या? नहीं दिया है। दूसरी ये भी होगी, देखो टोटली शब्द, आई वॉज सरप्राइज्ड, इसके साथ बाई हिम, के द्वारा सरप्राइज किया गया। किस तरीके से? विद हिज ऑड बिहेवियर, विद हिज ऑड बिहेवियर। ये पैसिव बनता यदि हमारा इसको अपन सही करते तो। यहाँ सब्जेक्ट आएगा, उसके ऑड बिहेवियर ने मुझे सरप्राइज किया, और जब बाई के साथ ये आगे जाता है तो यहाँ बाई के बजाय सरप्राइज के साथ एट का प्रयोग फिक्स में किया जाता है। आ जाओ 62। कैन यू पास दिस लेटर टू मिस्टर शर्मा, रमन सेड टू मी, रमन ने मुझसे कहा। देखते हैं क्या हो सकते हैं। इनडायरेक्ट बनाना है। रमन ने आस्ट में मुझसे पूछा, इफ साइक्रे से शुरू है, इफ भी लग सकता है। यू मी के हिसाब से आई हो गया, कैन आके आ गया, कुड पास, दिस का दैट हो गया, तो सही है टू मिस्टर। लेकिन ये नहीं करना है, ये देखते ही कि हाँ बस सही मिल गया, आगे भी देखो। रमन ने रिक्वेस्ट करी, कैन से हमें पता है कि रिक्वेस्ट भी होती है, कैन कुड विल वुड के साथ, तो रिक्वेस्टेड के साथ भी वाक्य बन रहा है, रिक्वेस्टेड से बन रहा है, तो सीधा ये सवाल के बजाय यहाँ से जुड़ा, वर्ब से सीधा जुड़ता है, तो आपने देखा हुआ टू लगेगा, टू पास दैट लेटर हो सकता है। रमन रिक्वेस्टेड मी, अब यदि इसको दैट से बनाए तो दैट, अब दैट से बना रहे हैं तो रिक्वेस्ट के अंदर हम कहेंगे कि मुझे ऐसा करना चाहिए, शुड पास दैट, ये भी हो सकता है। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, सारे सही हैं। 63 सिनोनिम पर आ जाइए। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, आशावादी पॉजिटिव वर्ड है। कॉन्फिडेंट भी पॉजिटिव वर्ड है, नहीं हो सकता। ठीक है, हीरोइस्टिक भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, नहीं हो सकता। ठीक है, पेसिमिस्ट नेगेटिव वर्ड है, एक तो यही आ गया, क्यों? और ये भी पॉजिटिव वर्ड हो गया, तो राइट आंसर इज ऑप्टिमिस्टिक का नेगेटिव, पेसिमिस्टिक नकारात्मक। 64 के ऊपर आ जाइए। यस, 64 आपका चूज द करेक्ट वन वर्ड सिनोनिम। सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल पावर एडजेक्टिव बन रहा है। बिलोंगिंग टू अनदर वर्ल्ड, दूसरे संसार से संबंधित, सुपर नेचुरल, बिलोंगिंग टू अनदर वर्ल्ड। डिवाइन, देवीय, डिवाइन देखो थोड़ा सा वैसे अलग हो गया, डिवाइन देवीय, देवीय भी तो अपन कह सकते हैं, सुपर नेचुरल, देवीय वर्ड भी इसका हो सकता है भाई। ऊपर अनोदर वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल थोड़ा दूसरी बात भी नेगेटिव में जा सकती है। देखो अनोदर वर्ल्ड तो
नेगेटिव वर्ल्ड भी हो सकता है। अब इन दोनों में से अपन देखें घोस्टली, ये दोनों एक हो सकते हैं। दूसरा संसार एक नेगेटिव वर्ल्ड भी माना जाता है। तो नेगेटिव वर्ल्ड के हिसाब से यदि अपन देखें ना, इस वजह से ये गलत जा सकता है। और डिवाइन, सुपरनैचुरल वर्ड देवीय शब्द के लिए ही काम में लिया जाता है। तो परमात्मा की शक्ति होती है, सुपर पावर जो होता है। अभी 1-2 सवाल और भी देखे थे हमने सुपर पावर से संबंधित। ओके? ये इसका सही जवाब आया। 65 पर आ जाइए। एंटोनिम, लाउड, जोर से। स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है। स्पेलिंग होती है क्यूयूआईईटी। क्यूआईटीई बिल्कुल हो गया, क्विट छोड़ना हो गया और क्विल्ट रजाई हो गई। सेम सेम सब। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो है उनसे संबंधित ये क्वेश्चन बनता है। ओके, फिर आ जाइए जी। क्वेश्चन चूज द वर्ड विच नॉट अपोजिट, जो अपोजिट नहीं है। ओके, अब नॉट वर्ड को देख करके चलना। अप्रूवल, यदि नॉट वर्ड नहीं देखा ना तो हम शायद इसका सीधा सीधा डायरेक्टली रिफ्यूजल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिफ्यूजल, डेनियल, अप्रेजल बिल्कुल नहीं। वीटो, जो अपोजिट नहीं है वो आपका हो गया वीटो। ये सारे तो रिफ्यूजल, डेनियल, अप्रेजल ये सेम ही सेंस में हो गए। ओके, एली, नेक्स्ट पे आ जाओ। अप्रेजल वर्ड ही अलग हो गया आपका। इनसे यदि आप इसके अंदर अप्रेजल को थोड़ा सा और ऑपरेट करें, एक ऐसा जजमेंट अबाउट द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की जो वैल्यू होती है, अप्रेजल वर्ड आपने देखा होगा। इस चीज़ की क्वालिटी जो होती है, उसका जो क्वालिटी मापदंड जो होता है वो अप्रेजल होता है। क्या टाइप की क्वालिटी आप इस चीज़ में देने वाले हो, उसका जो डॉक्यूमेंट होता है वो अप्रेजल हो गया, तो हो गया अलग पूर्णतः। फिर था आपका एली। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एली? एली वर्ड फ्रेंडली की तरह काम में लिया जाता है, पॉजिटिव वर्ड। तो एली एली एली, इंटीमेट, फ्रेंड, कपल, ये सारे तो पॉजिटिव ही आ रहे हैं। द राइट आंसर इज फो, दुश्मन। ओके, 68, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्कैटर। अब हमें ढूंढना है स्कैटर का एंटोनिम। स्कैटर, बिखरना। ओके, कलेक्ट, डिस्पर्स, रूइन। एंटोनिम पूछा, रूइन, स्कैटर, बिखरना। कलेक्ट, डिस्पर्स, करना, डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट होना और डिसइंटीग्रेट होना। इंटीग्रेट एकजुट होना, परसुइन। इसका द राइट आंसर इज स्कैटर, बिखरना, कलेक्ट। ठीक है, आंसर्स वगैरह आपने जो भी बनाए उसके साथ देख लेना। डिसइंटीग्रेट, रूइन, डिस्पर्स, ये सारे तो सीधा सीधा एक ही सेंस दे रहे हैं। जो स्कैटर का अर्थ है वही रूइन का है, वही डिस्पर्स का है, वही इसका है। कलेक्ट विल बी इट्स राइट आंसर। द हाईएस्ट जुडिशियल पावर ऑफ कॉमन मैन फ्रॉम अ विलेज इज। जनरल उन टर्म्स से संबंधित क्वेश्चन है। एक गांव का जो आदमी होती है उसके लिए हाईएस्ट, कोई भी हो कहीं का भी हो, सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो तो यही है। इसमें गांव वर्ड डाल के आपको कंफ्यूज किया जा रहा है बस। ठीक है, एक पेपर जिसको अटैच किया जाता है प्रूफ के रूप में, एनक्लोजर। प्रूफ विटनेस कुछ नहीं। लेटर्स का सवाल आपने देखा। चूज करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द स्टडी ऑफ साइंस, संकेत विज्ञान, सेमियोटिक्स। द स्टडी ऑफ साइंस, संकेतों की विज्ञान जो होती है, सेमियोटिक्स। ये सीधे सीधे उन वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। द फाइनल डिसीजन ऑफ अ कोर्ट, वर्डिक्ट। पनिशमेंट, डॉक्ट्राइन, कथन। डॉक्ट्राइन तो सीधा कथन होता है ना, वो भी नहीं होगा, पनिशमेंट भी नहीं होगा, तो वर्डिक्ट इज द राइट आंसर। तो जजमेंट दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, सीधा सीधा वर्डिक्ट, फैसला। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद PIL? वेरी गुड। PIL जो यहाँ दिया है, PIL के ऊपर भी एक वन वर्ड पूछा जा सकता है कि PIL की फुल फॉर्म क्या होती है? प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, नो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट आंसर। ला नहीं होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इज द राइट। और PIL नहीं दायर करते हैं, न्यूज वगैरह में आपने देखा होगा, इस चीज के लिए PIL दायर किए। विद द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स, मेक अ नाउन ऑफ, नाउन बनाना है।
वर्ड डिग्रेड, डिग्रेड, ग्रेड कम करना, वर्ब बन रही है तो डिग्रेडेशन देखो है क्या कहीं? आइऑन लगा दो नाउन बन जाएगा। ओके? चूज़ द करेक्ट वर्ड। डॉक्टर आर.एस. सेन इज़ नोन एज़ द बेस्ट हर्ट, तो बेस्ट हर्ट सर्जन, सर्जरी के रूप में नहीं, सर्जन के रूप में जाने जाते, बेस्ट हर्ट सर्जन। ओके। तो ये लगभग-लगभग आपके 1 घंटे के सेशन के अंदर आपने कंप्लीट किया। हमारा टारगेट थोड़ा फ़ास्ट लिए इसीलिए रहेगा कि क्योंकि आपको ऑलरेडी जो देखे हुए हैं, वो सीधा सही जवाब और उनके डिस्कशंस पर फ़ास्टली बात हो जाए। उम्मीद है आपने बहुत अच्छा किया होगा। गलत हुआ तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्यूशन तक बढ़ कर के कि ये क्यों हुआ, वो समझ कर के यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वेल एंड गुड। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट 2 के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट पर। ओके, टाटा बाय-बाय साथियों। जय हिंद, जय भारत।